चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं सत्येंद्र भैया, जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। और इन्होंने अपना जो पीजी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से ही कंप्लीट किया है। इनका जो सेशन था वो 2022 से 24 वाला सेशन था। तो भैया ने अपने पीजी के दौरान ही जीआरएफ क्वालिफाई किया है और इन्होंने दो बार जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आज भैया यूनिवर्सिटी कुछ कार्यवश आए हुए थे, तो इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका इंटरेक्शन हुआ। तो आज के इस वीडियो में भैया बताएंगे कि इन्होंने आज स्टूडेंट से जो वार्तालाप की, उन्होंने उनकी समस्याओं को मतलब जाना कि उन्होंने उनका जो नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो सब चीज़ पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो भैया ने तो 2 बार जीआरएफ क्वालिफाई किया है, 1 बार नेट इन्होंने किया है। तो काफ़ी इनका अनुभव है कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाया जाए। तो आज ही भैया बताने वाले हैं, तो चलिए भैया से बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्येंद्र हुआ। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं वर्ष 2022 और 24 का ये रहा हूँ, बस 2022-24 का छात्र रहा हूँ सत्र का। यहाँ एक चीज़ है कि आज कुछ कार्यवश में आया हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और यहाँ आने के उपरांत मैं कई जूनियर्स से मिला और कई अन्य डिपार्टमेंट्स के भी ये थे, स्टूडेंट्स थे। वहाँ जब उन लोगों से मेरा बातचीत हुआ, कुछ मैंने पूछा कि क्या आप लोग का नेट निकला या इस तरह का मेरा सामान्य रूप से बातचीत हुआ। कई स्टूडेंट्स मिले जो मुझसे पूर्व से परिचित थे, पूर्व से। उनसे मेरा जब बातचीत हुआ तो कई सारे चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। अब चीज़ ये है कि आखिरकार ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण नेट जीआरएफ की एग्जाम नहीं क्वालिफाइड होती है। क्योंकि जब मैं आया हुआ था उसमें मैंने 2022-24 सेशन था मेरा। 2022 में जब मैंने एडमिशन लिया उसके कुछ ही दिनों बाद एग्जाम था, दिसंबर 2022 वाला। मैंने फॉर्म फिल किया था और वहाँ पे जब मैं गया था मैं सक्सेस नहीं हुआ था, मैं अनसक्सेस हो गया था एग्जाम। उसका रीज़न ये था कि मैंने जब एग्जाम दिया था उस समय मुझे पता भी नहीं था कि सिलेबस क्या है या क्या यूनिट इत्यादि के बारे में कोई, ना पेपर 1 के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन था, ना पेपर 2 के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन था मुझे। जब मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद ऐसा हुआ कि मैं मामूली अंतर से मैं चूक गया था। ऐसा हुआ था कि मैं बहुत कम मार्क्स से मैं नेट क्वालिफाइड करने से मैं रह गया था। और चीज़ यह था कि वैसे जो मान सकते हैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होने के नाते जहाँ पे मैं था थोड़ा बहुत मैं चूक गया बस वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा, हालांकि मैंने 5-10 दिन प्रिपरेशन किया था, यानी 10 दिन मैंने प्रिपरेशन किया, ईमानदारी से किया था। उसमें मैंने ऑनेस्टी के साथ सिलेबस को देखा, लेकिन 10 दिन में मैं क्या कर पाता। सामने में सेमेस्टर का एग्जाम था तो स्वाभाविक था कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं जा लेकिन नहीं कर सकता था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होने के नाते चीज़ें कुछ ये होती है, आपको सेमेस्टर में लाना होता, अच्छा करना होता है, वो चीज़ रहती है थोड़ा सा। इसमें क्या रहा कि आगे फिर मैंने जून वाला अटेम्प्ट नहीं दिया, दिसंबर वाला मैंने दिया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिलेबस को कवर करना है। और उस हिसाब से फिर मैंने चीज़ों को देखा और मैंने ये किया, एग्जाम दिया दिसंबर 2023 का। और वहाँ पे मैंने जीआरएफ में शानदार किया, अच्छा लाया इसको, मैंने अच्छा किया। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट मैंने दिया और कुछ चीज़ें ऐसी रही कि कई बार होता है कि कुछ पारिवारिक चीज़ होती है, कुछ आस पड़ोस की वैसी एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे उस हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं जब मैंने जून 2024 में मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया था। मैं पहला अटेम्प्ट यानी उसमें दो एग्जाम हुआ था, रीनेट एक बार स्थगित हो गया था, कैंसिल हो गया था, वो पेपर मैंने दिया ही नहीं था। यानी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड शायद उसमें नहीं था, मैं उस हिसाब से ये नहीं था, मेरा नहीं था इच्छा कि मैं दूँ। और जब दोबारा हुआ मैंने उसमें दिया रीनेट में, और रीनेट में जब मैंने दिया तो उसमें मैंने प्रिपरेशन नहीं किया और कुछ ऐसी स्थिति थी कि उसके कारण, या कुछ ऐसा मान सकते हैं जिसके कारण मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन मेरा नहीं था। और कई बार ये चीज़ सीख लेने वाले ये स्थिति हो सकती है कि जो व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्मेंस पहले कर चुका था वो मैंने नेक्स्ट टाइम मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन जो रहा अच्छा रहा, मैंने फिर भी अच्छा किया और मैंने नेट में अच्छा किया। मैं नेट में अच्छा उस समय में परफॉर्मेंस हुआ और मैंने शानदार सफलता हासिल किया था नेट में। नेक्स्ट टाइम जब मैंने फिर दिसंबर 2024 का मैंने जब एग्जाम दिया तो यहाँ पे पूरी थी, यहाँ मैं तैयार था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और जब मैंने यहाँ पे दिया तो फिर मैंने
दिसंबर 2024 में JRF में मैंने शानदार परफॉर्मेंस किया, मेरा अच्छा रहा और मेरा एक ये चीज़ रहा। अब आती है चीज़ें कि क्या ऐसी क्या चीज़ें रही जिसके कारण मुझे सफलता मिली, जो चीज़ें जिसके कारण मैं कंटिन्यूअस सफलता प्राप्त करने में सफल रहा नेट JRF का। उसकी एक चीज़ जो है वो चीज़ यह हो सकती है, ये चीज़ है जो मैं मानता हूँ, ये यहाँ पे ना ये कोई संशयात्मक स्थिति नहीं है। जो एक चीज़ आती है जहाँ पे आप डाउट में रहते हो, तो यहाँ पे ऐसी कोई यानी इसमें यहाँ पे किसी तरह की कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है। सीधा एक स्पष्ट चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ें जो होनी चाहिए वो होती है पढ़ाई की एक आदत लगाना, सेल्फ स्टडी। तो किसी भी स्टूडेंट, जो कोई भी स्टूडेंट हो, फर्स्ट जो स्टेप है वो है पढ़ाई की आदत लगाए, सेल्फ स्टडी करने की वो क्षमता होनी चाहिए स्टूडेंट। सेकेंड थिंग जो होती है वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ी नेट JRF एग्जाम निकालने की थोड़ी सी डिसिप्लिन चाहिए। और तीसरी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड में नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक आप ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो, लेकिन ऑर्थोडॉक्स अच्छा चीज़ है, लेकिन उसी में निगेटिव साइड जो होती है, मान सकते हैं कि आप ऑर्थोडॉक्स में आप पॉजिटिव चीज़ों को अपना करके आप निगेटिव चीज़ों को जब अपनाने लगते हो, आजकल के संदर्भ में चीज़ों को आप मान सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें होती है उसमें भी परंपरागत न चल करके जब आप अपरंपरागत दिशा में चलते हो, अनट्रेडिशनल वे में जब आप चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, कई बार आप ये चीज़ होती है अनेक तरह की गतिविधियों में उलझते हो, तो सामान्य रूप से जाना है कि नेट JRF एग्जाम है और ये एग्जाम एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से कंपटीशन नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, कंपटीशन अच्छा है, तो स्वाभाविक रूप से सब जानते होंगे जो नेट JRF की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि वो चीज़ सेकेंड ये हो गया कि आपको थोड़ी डिसिप्लिन फॉलो करना है, इसलिए उन चीज़ों से बच के रहना है। अब थर्ड जो चीज़ आती है उसमें चीज़ ये आती है कि आपको सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। और थर्ड ही चीज़ को आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मान सकते हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स में ये गुण पहले से विद्यमान रहते हैं, यानी उनको क्वालिटी रहती है, वो सेल्फ स्टडी करना भी जानते हैं, वो डिसिप्लिन को भी फॉलो करना जानते हैं, किस हिसाब से चलना है वो उनको पता है, लेकिन वो सिलेबस को ही कवर नहीं कर पाते। सिलेबस से दूर कहीं कोई चीज़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिलेबस को आप समझिए, प्रॉपर रूप से उसका प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है कि सिलेबस को उस हिसाब से प्रिपरेशन करने में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, उसके कारण हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आप सफल ना हो। मेरा मानना है कि अगर कुछ हिसाब से अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, आपने अच्छा टाइम दिया हो, तो निश्चित तौर से पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाएंगे, अगर आपने सही से टाइम दिया हो। और बात यह है कि फिर JRF के लिए क्या है, मैं मानता हूँ कि नेट तो आप इस विधि से क्लियर कर जाएंगे। JRF के लिए मैं मानूंगा कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न, प्रीवियस ईयर का बेहतरीन ढंग से आपको करना क्या है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। और प्रीवियस ईयर का जब आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ आती है वो चीज़ें वो आती है कि आप सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस का कितना अध्ययन कर रहे हैं। एक चीज़ मैं मानता हूँ, जो चीज़ें हैं कि कोई ना कोई पेपर को आपको अच्छा बनाने की आवश्यकता पड़ती है, पेपर 1 हो या पेपर 2, किसी एक तो पेपर को बेस्ट बना लेना, बेस्ट, यानी उसमें ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि उसमें जाएंगे तो हम जाए पढ़े न पढ़े वैसी स्थिति आ जाए एग्जाम के टाइम पे। मान लो हमने 5 दिन एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। पेपर 1 में मैं अगर कर रहा हूँ तो पेपर 1 में मैं 50 प्रश्न में 40 प्लस करके आऊँगा, उतना अटेम्प्ट करके, उतना बेस्ट करके, उतना मेरा 100% सही होगा, उसमें कहीं कोई इधर उधर की स्थिति नहीं है, चाहे कहीं किसी भी लेवल का आ जाए एग्जाम। और पेपर 2 में अगर 100 क्वेश्चन प्रश्नों का पेपर 2 है, उसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम पेपर 2 में 70 लाएंगे, 70 हमको करना ही है, 70 प्लस 70, या अगर यदि आप बेस्ट चाहते हैं, तो ये वो स्थिति है जब कोई ना कोई पेपर आपका बेस्ट हो। मान लीजिए पेपर 2 आपने इतना अच्छा बना लिया कि पेपर 2 में 70 प्लस, उस स्थिति में हो सकता है कि आप पेपर 1 आपका बेस्ट नहीं गया, फिर भी आप कम से कम नेट निकाल के आ जाओगे, उतनी स्थिति रहे। तो ये चीज कर लेनी है, क्योंकि दो चीज जब आती है ना, तो हमारा तो पेपर 1 ही अच्छा है, ना पेपर 2 ही अच्छा है, उस स्थिति में स्वाभाविक रूप से नेट नहीं क्लियर कर पाओगे, वो प्रिपरेशन ही आप लास्ट में नहीं कर पाओगे। और एक चीज और है, जो वो चीज है कि उसमें 1 से 1.5 महीना की प्रिपरेशन चाहिए बढ़िया। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीना अच्छे से प्रिपरेशन चाहिए, और 2 महीने से ज्यादा की प्रिपरेशन की चीज ही नहीं है नेट JRF। मेरा स्पष्ट रूप से, मैं अपना अनुभव जो रहा है, 2 महीने से ज्यादा की प्रिपरेशन की चीज नहीं है। इसमें एक चीज और है कि वो बेस क्लियर होना चाहिए सारे लोगों का, बेसिक्स, यानी बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया तभी जाकर के बोलोगे हाँ 2 महीने का प्रिपरेशन मैं करूंगा तो वो मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक्स में वही कि जो कॉमन जो चीजें हैं उतनी समझ होनी चाहिए, सब्जेक्ट की सामान्य समझ होनी चाहिए। इस सामान्य समझ को लाने में भी हो सकता है कि 2-4 महीने लग जाए आपका एक्स्ट्रा, वो तो आप जो देते हो वो अलग चीज है, वो तो आपको एग्जाम से 6 महीना पहले आपको प्रश्न वो चीज होगा इम्प्रूव करना होगा कि आप लास्ट में जाकर के 2 महीने में जाकर के आप 2 महीना पढ़ के कितना कर रहे हो। अच्छा,
ये सारी वो चीजें हैं जिसको अगर फॉलो अप कर लिया जाए, जिसको अगर फॉलो किया जाए तो निश्चित तौर से नेट जेआरएफ की एग्जाम में नेट में 100% सफलता मिलेगी। रिवीजन आपका जितना बेस्ट रहेगा उस आधार पे आप जेआरएफ निकालोगे, क्योंकि जेआरएफ में ऐसी होती है कि ऐसा हो जाता है कई बार कि जेआरएफ में कई बार स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। कई बार आप बेस्ट करेंगे, आप जेआरएफ पिछले बार निकाले वो नेक्स्ट टाइम आप जेआरएफ नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि रिवीजन की जब भी अभाव होगी तब भी तब जेआरएफ निकालने में आपको उस समय पे जेआरएफ निकालने में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नेट निकालने की सिंपल चीज है कि नेट निकालने के लिए आपका जितना बेस्ट रूप से आप सिलेबस को समझ पाओगे, जितनी तरीके से आप उस चीज को रिवीजन करोगे, आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे कई तरह की स्थिति ऐसी आती है कि जब स्टूडेंट्स देते हैं कंटिन्यूस एग्जाम, तो उसका मेन वजह है कि लगातार आप अनसक्सेस हो रहे। मैटर ये है कि आपको आपकी कमी को सही से आप एनालिसिस करो उस चीज को, कि एनालाइज करो चीज़ों को कि क्या हमें फॉल्ट्स कहाँ त्रुटियां हैं, एरर कहाँ पे है, और उन सारे एरर्स को ठीक करने की आवश्यकता है, उसको सही करने की अच्छे दिशा में उसको क्या कि एक बेंड करने की आवश्यकता है, मोड़ने की आवश्यकता है, जहाँ से हम क्या करें सक्सेस को प्राप्त कर सकें। चीज़ों को छोटी छोटी त्रुटियों को कभी भी नज़रअंदाज करने की जो आवश्यकता होती है उनको इग्नोर करने कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही मूल वजह है, क्योंकि कई बार होता है जब जूनियर्स मिलते हैं या कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उस समय में इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सी आती है। मुझे लगता है कई बार कि आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें कहाँ रह गई जहाँ पे वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, या उन लोग को एक बोल सकते हो उस हिसाब का आप जान सकते हो ना कि वो ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस थे, पूरे सक्सेस के किनारे पे थे, और वहां से जाकर के वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए। मेन रीजन तो वही है ना कि बेसिक्स को उन्होंने कवर ही नहीं किया, बेसिक्स के ही बारे में उनको पता नहीं है। तो बस इतना अगर चीज आप कर लेंगे तो निश्चित तौर से जो है सो वो चीजें जैसे कि ये है कि और वो सफलता आपको निश्चित तौर से मिलेगी। और यही चीज है कि अगर आप सक्सेस अगर मेहनत कर रहे हो तो स्वाभाविक चीज है कि विदाउट में नो पेंस नो गेन्स की जो चीजें होती है कि जब तक आप साधना नहीं करते हो, अच्छा मेहनत नहीं करो, मेहनत तो होती है, थोड़ी बहुत मेहनत होती है, इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज्यादा एक स्मार्ट वे में चलने की आवश्यकता है। स्मार्ट वे का मेथड ही मतलब ही वही है कि आप सिलेबस को समझो और प्रिपरेशन करो, प्रीवियस ईयर को लगाओ। ये स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करने की यही पद्धति है, इसी को आप सिस्टम बोल सकते हो। वही एक स्थिति है, ऐसी नहीं है कि नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 महीने से कंटिन्यूस 6-7 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो है ही नहीं। उससे तो 6-7 महीने की 6-7 महीने यूपीएससी मांगता है, तो स्वाभाविक तौर से आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करो। हालांकि मैं मानता हूँ कि यूपीएससी का भी एग्जाम उस मामले में अपने स्तर पे बढ़िया है, तो नेट जेआरएफ का एग्जाम भी अपने मामले में किसी एग्जाम से कम नहीं है। इस चीज को भी इस स्थिति को लेकर क्योंकि लेकिन आपको जानने की इस चीज को समझने की आवश्यकता है, एक टाइम है, एक लिमिटेशन है, 2 महीने से ज्यादा की आवश्यकता है नहीं, लेकिन 2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। इस चीज को हमेशा से आप लोग ध्यान रखें और उसी अनुरूप प्रिपरेशन करें। कभी भी इधर उधर की और ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन करके बहुत तरह की बातों को सुन करके कई लोग अपने ओपिनियंस देंगे, वहां पे नहीं। जो क्वालिफाइड हैं उनसे सही रूप से निष्कर्ष के रूप में आप जो चीजें बोलते उनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और चीजें समझ में तब आती है जब पढ़ते हैं आप, तो अच्छे से पढ़ाई करें, तब जाकर के चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में समझने में आती है चीजें। और हमेशा से इस बात को समझें कि सिलेबस को कैसे हम अच्छा करें और किस आधार से हम प्रीवियस ईयर्स को किस हिसाब से ज़्यादा रिवीजन करने में सक्षम हों, अपनी एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, जैसे कि हम नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए एलिजिबल बने। वो एग्जाम से पहले आप बनेंगे एलिजिबल। वो चीज़ें आपकी जो गतिविधि है, एक्टिविटीज जो है, वही चीज़ें आपको बना देती है। वो बता देता है कि हाँ आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो। धन्यवाद आप लोगों का, अच्छे से कीजिए प्रिपरेशन। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। चलिए भैया जो भी सजेशन दिए हैं अपने जूनियर्स को और जितने भी नेट जेआरएफ के एस्पायरेंट्स हैं, उन्हीं में से कुछ कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, तो उन्हीं सब डाउट में से कुछ बात हम भैया से प्रश्न पूछना चाहेंगे। और डेफिनेटली आप लोग का भी कहीं ना कहीं वो सब डाउट मन में चल रहा होगा और उसका आप लोग भी आंसर पाना चाह रहे होंगे। तो चलिए उसी सब बातों में से कुछ बात हम लोग निकालते हैं और पूछते हैं भैया से। तो भैया आपने जो बताया कि प्रिपरेशन अच्छा करना चाहिए, तो अच्छा किस सेंस में अच्छा आप कह रहे हैं, मतलब उसका क्या होना चाहिए अच्छा? देखिए, जिस स्तर से कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन के चीज़ें क्या होनी चाहिए, कि अच्छा ये के संदर्भ में मैंने क्या कहा कि अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए।
उसमें सबसे बड़ी चीज, एक महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है कि सिलेबस को अच्छे से आपको कवर करने के लिए आपको जितना टॉपिक्स दिया हुआ है 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1, 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 2 में, कोई एक पेपर को अच्छा बनाने की आवश्यकता होती है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों। अब अच्छा बनाने की आवश्यकता में यही है, कई बार मैं देखता हूँ, मैंने खुद ही देखा है चीजों को, रिजल्ट्स को, जहाँ पे मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसा देखा कि उन्होंने पेपर 2 में बहुत ही अच्छा कर दिया और पेपर 1 में उनका 16 ही क्वेश्चन सही है, 16 क्वेश्चन मात्र सही है, और वो जो कि जेआरएफ के लिए मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए पेपर 1 में, और वो वहां पे आप बढ़िया बताइए स्कोर से अच्छा आपने कर लिया, आपने जेआरएफ के लेवल का स्कोर आप ला दिए हो, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ आपका नहीं 20+ क्वेश्चन ना सही होने के कारण ही आप अनसक्सेस हो जा रहे हैं, जेआरएफ अपने कर रहे। तो चीजों को वो अच्छी करने की आवश्यकता है। एक पेपर को अच्छा करना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेकंड पेपर है कोई भी, उसमें भी हमें अच्छा करना है, इसका मतलब नहीं कि उसका साथ ही छोड़ देना है। तो आवश्यकता ये है कि जो भी 2 महीना करें तो अच्छी प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हमें तन मन धन लगा देना है, यानी जितना बेस्ट, तन से यही है कि तन से अच्छा करना है, मन से ये है कि हमें डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होना है, किसी भी तरह की वैसी स्थिति जो भी बने जहां से हमें लगे कि हमें ट्रबल है, वहां से हमें परेशानियों का सामना, थोड़ा सा भी मन में लगे कि अच्छा चीज नहीं है ये चीज, तो वहां से दूर ही हो जाना है, डिस्टेंस रखना है 2 महीना के लिए। और धन की आवश्यकता वहां है जहां पे लगे कि कोई ऐसी चीज है, कंटेंट है मार्केट में जो अच्छी होती है। हालांकि मैं मानूंगा कि अच्छी चीज में, एक अच्छी प्रिपरेशन में एक ऐसी चीजें भी आती है जिसमें बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता वहां है, यानी कि बहुत सारी चीजों को ही खरीदने की आवश्यकता नहीं, कुछ छोटी ही चीजों को खरीदें, उन छोटी ही चीजों को लेकर के आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। तो बस इस लेवल पर ही करने की आवश्यकता। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बराबर उन एग्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई निकलता नहीं है। तो उसी में क्या होता है कि वो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक को पढ़ते पढ़ते उनका मन में ऐसा होने लगता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कुछ हमारे लाइफ स्टाइल से कुछ रिलेशन है ही नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट का अंदर से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पीछे का क्या मोटिवेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स का काम करे और वो फिर एग्जाम के लिए फुल तैयारी करे। जी, ये एक चीज जो है वो बेहद ही शानदार चीजें हैं। जब इस तरह के प्रश्न आती हैं सामने में, जब कई सारे स्टूडेंट्स रखते हैं कि मोटिवेशन की लैकनेस ऑफ मोटिवेशन जो है कि उसकी हम उस चीज का उस इशू को हम फेस कर रहे हैं कि हमारे पास वो मोटिव नहीं है, वो ऐसी कोई अंदर से जो एक इनर पावर जो आप बोल सकते हैं कि वो ऐसी कोई चीजें ही नहीं है कि आखिरकार हम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है पैशन होना बेहद ही आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि ड्रीम करिए, चीजों को सोचिए, ड्रीम करिए। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ मैं रिसर्च स्कॉलर से कर क्या सकता, लाभदायक पक्षों को मैं देखता हूँ, उससे जुनून पैदा करने की आवश्यकता होती है कि आखिरकार उन चीजों के बारे में क्या उसकी सोसाइटी में कितनी रेस्पेक्ट है। एक नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद आपको सोसाइटी कितना इज्जत देती है, या आपको एक स्कॉलर्स के बीच में आपकी कितनी आवश्यकता है, आखिरकार हम क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। जब भी हम उतरते हैं तो सबसे पहले उस चीज में आस्था बनाने की आवश्यकता है, उसमें एक विश्वास बनाने की आवश्यकता है, उससे प्रेम करने की आवश्यकता है, उससे एक अफेक्शन हो उस चीज से, उससे लगाव हो, उससे एक उसके प्रति एक जुनून की भावना आ जाए। तो ये आवश्यकता बनती है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर व्यक्ति को अगर उस चीज को लगे कि उसमें डर हो, तो सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट के प्रति आपको प्रेम बनाना है। अगर उस चीज की अभाव है तो जब तक अभाव रहेगी तब तक क्वालिफाई करना मुश्किल है। इस चीज को हमेशा से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कोई भी टॉपिक हो, जिस चीज को भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे इस बात को लेकर के हमेशा से सतर्क होना चाहिए कि आप सबसे पहली जो चीज होती है, अगर वो चीज की अभाव है, जो है सब्जेक्ट से लगाओ, प्रेम होना चाहिए सब्जेक्ट से। प्रेम के साथ आप पढ़ाई कीजिए, सब्जेक्ट के साथ आप लगाव बनाइए, और कभी भी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसका और दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है। उस चीज को हमेशा से, चाहे कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हो, कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो, इतिहास का हो या कोई इतिहास का, या किसी भी अन्य सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का हो, कोई भी टॉपिक हो, सामाजिक जीवन में उसका बेहद ही इंपोर्टेंस है। बहुत ही सारी चीजें, जितनी सारी गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों का योगदान है। इस चीज को हमें समझने कर सकता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट ही बेहद इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से इस लेवल के माइंडसेट आपको आप बताएंगे कि इस चीज की आवश्यकता है। यहाँ से हमको इंपॉर्टेंस पता कहाँ चलेगा, जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़िए, फिर पता लगता है कि एक एक आर्टिकल्स को लिखने में कितना मेहनत किया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। यही नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले, यही रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा ये चीजें लिखी गई है, वही जो आगे प्रोफेसर बने हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं से तो हमारा सारी चीजें चल रही है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। बस इसको आवश्यकता है इस चीज में।
और कुछ कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट रहता है, और जैसे कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे जो भी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो वो सब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि वो बताते हैं कि पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय कम ही सिलेबस कंपटीशन पॉइंट करें, उस पर ही बढ़िया कमा लो, रेदर कि हम पूरा सिलेबस के पीछे भागे तो जितना ही मतलब कम ही करें लेकिन उस पर बढ़िया कमांड होना चाहिए। तो इसके पीछे आपका क्या मत है कि पूरा करूं कि अधिक मतलब उतना ही करूं जितना पे फुल कंट्रोल होना चाहिए? तो इस पर आपका क्या? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, मैं तो हमेशा से मानने वाला व्यक्ति रहा हूँ शुरू से कि बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। वो नेट JRF है, कोई भी एग्जाम हो, शुरुआत की एक फेज होती है। जब मास्टर्स में जब आप आते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी कहीं से भी हो, तो वहाँ अगर आप पढ़ रहे हो एक चीज़ की आवश्यकता है, या जो घर पे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ओपन सोर्स के थ्रू ही पढ़ते हैं। जैसे मान लो किसी ने इग्नू से मास्टर्स किया है या किसी ने मान लो स्टेट यूनिवर्सिटी से किया, उनका क्लास चल ही नहीं रहा होगा, तो वो घर से पढ़ाई करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आवश्यकता होती है कि उसमें ध्यान डालने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं 1-2 महीना हमें पढ़ने की आवश्यकता है किताब, क्योंकि बुक्स जब पढ़ते हो तो आपकी बिलीफ जाती है। बुक जो है, बुक आपको मोटिवेशन देती है, आपको उससे एक सब्जेक्ट से आपको प्रेम करवाती है, यानी उससे प्यार हो जाता है, उससे एक भावना ऐसी आ जाती है कि जिसके अंतर्गत आप मानते हो कि आप सब्जेक्ट से जुड़ जाते हो। आपको कहीं ना कहीं आपको शुरू में नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ किताब मैंने पढ़ लिया, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया किताब। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप 1-2 चैप्टर पढ़े उससे, लेकिन कुछ पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, क्योंकि वो आपको पता नहीं लग रहा कि हमको उसने कितना चीज़ें हमको हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल के गई है किताब। आपको उस समय बिल्कुल नहीं लगा, आपको उस समय लगेगा कि यार मैंने एक अनसक्सेसफुल एफर्ट दे दिया, यानी ना तो मैं किताब तोड़ के, लेकिन नहीं, उसका अनसक्सेसफुल है, वो पॉजिटिव इफेक्ट जरूर डालती है आपको, वो बहुत कुछ दे करके चली जाती है, आपको पता नहीं लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो इफेक्ट डालती है, तो फिर आप क्या करना चाहिए कि आपको जब 1 महीना 2 महीना आपने पढ़ा, आप लगा चलो यार मैंने जितना पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा, ये मान के चलना कि मैंने किताब पढ़ लिया, ओके, मैं एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री मोड में हूँ। और आगे चल करके क्या करना चाहिए कि आपको कंटेंट, एक बोलते हैं ना, एक बेहद ही आपको मान के चल सकते हो कि कई बार कि आपको एक बेहद लिमिटेड सोर्स का यूज करना चाहिए, और उस लिमिटेड सोर्स के साथ लिमिटेड सोर्स का यूज करके ही आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। यानी बहुत ज़्यादा एग्जाम की टाइम है, उस समय हम 4 किताब लेकर के बैठ चुके हैं कि 4 किताब से हमको पढ़ना है, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैं मान लो कि मैं किसी एक टॉपिक्स कर रहा हूँ अध्ययन, और उस टॉपिक्स में बहुत सारे किताब पढ़ लिया मैंने, मुझे क्लियर नॉलेज ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं। कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होगा जब हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स रहेगा, तो बेहद ही आवश्यक है। अगर कोई यूट्यूब से बोलते हैं, हाँ, यूट्यूब से बोलने वाले अक्सर क्या होते हैं कि जो यूट्यूब से जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या जिन्होंने क्लियर कर लिया, कई बार बहुत ही डीपली आप चीज़ों को नहीं समझाते हैं, आपको ये नहीं इंपोर्टेंस नहीं बताते हैं किताब पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि किताब शुरू में पढ़ना आवश्यक है, बाद में जब आपको थोड़ी अनुभव हो जाती है तो फिर आपको किताब न पढ़ करके आपको लिमिटेड सोर्स का यूज करना चाहिए, तब बढ़िया है। हालांकि आप शुरू से ही अगर आपने लिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हो सकता है यही आपके लिए एक अनवर्थ अनसक्सेस होने का कारण बन जाए, यानी हो सकता है कि उसी चीज के कारण लगातार आप असफल होते चले जाए। तो सबसे पहली बात है कि थोड़ी भी बहुत थोड़ा सा भी किताब पढ़ने की आवश्यकता शुरू में जरूर है। किताब को बिना पढ़े हुए आप क्लियर नहीं कर पाओ। और जो भी मतलब न्यू एस्पायरेंट होते हैं नेट के, जो मास्टर में जस्ट इंटर किए ही होते हैं, तो वैसे स्टूडेंट को कब नेट JRF का एग्जाम देना चाहिए, मतलब किस सेमेस्टर में देना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि अब मैं एलिजिबल हूँ, मतलब अंदर से एक नहीं होता है तो एग्जाम दे दूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो चीज़ ये है कि जब कोई मास्टर्स में अपियर होते हैं तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि नेट JRF हमें क्लियर करनी चाहिए, निश्चित तौर से ये ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि आपने 2 सेमेस्टर दे दिया और फिर उसके बाद भी आपके मन में 2 सेमेस्टर दे दिया, अब मुझे तीसरे सेमेस्टर में जाकर तो नेट JRF की एक लेवल है, नेट एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसकी अपनी एक लेवल है। तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो कोई नए आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको सबसे पहले 2 सेमेस्टर तक एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो चीज़ें हैं कि तीसरे सेमेस्टर तक जाते जाते आपको ऐसी प्रिपरेशन करके देना है जहाँ पे कहीं भी अनसक्सेस होने की कोई चांस न रह जाए। ये नहीं, आपको पूर्ण रूप से उस समय को यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, किस हिसाब से उस चीज़ को हम उपयोग कर सकते, किस हिसाब से समय का, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर मैं मानूंगा कि 2 सेमेस्टर जो होते हैं शुरुआती, उस 2 में जितना बेहतर तरीके से हो सके आप सिलेबस को कवर कीजिए और कर लीजिए। और आपको ये मान के चलना होगा आपको एक यूनिक पर्सन के रूप में ही नेट JRF में जाना है,
जब उस लेवल पे प्रिपरेशन आप करते हैं तभी जाकर के आप सफलता हासिल कर पाते हैं। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपके और भी कुछ सवालें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो कैसा लगा यह सेशन सत्येंद्र भैया के साथ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे कुछ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।